अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि इसमें आप क्या करते हो, इंस्ट्रक्शन कोई भी है उसको आप सबसे पहले फेच करेंगे। फेच मतलब उसको गेट करेंगे, उसके बाद उसको डी कोड करेंगे। डी कोड का मतलब होता है कि ये चीज़ पता लगाना कि आपने इंस्ट्रक्शन का क्या करना है, और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कर देंगे और इस तरह पूरा साइकिल हमारा चलेगा। जैसे मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस लिख के दिखाता हूँ और फिर हम देखेंगे कि वो किस तरह से एग्जीक्यूट होंगे। ओके, सपोज मेरे पास इंस्ट्रक्शन है a इज इक्वल टू 5, ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है। b इज इक्वल टू 7, c इज इक्वल टू a प्लस b, उसके बाद प्रिंट c। सपोज हमारे पास ये 4 लाइंस हैं और प्रोग्रामिंग में हम एक लाइन को बोलते हैं कि ये इंस्ट्रक्शन है, ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है, उसके बाद ये सेकंड इंस्ट्रक्शन है, ये थर्ड इंस्ट्रक्शन और ये फोर्थ इंस्ट्रक्शन। तो हमारी एक एक इंस्ट्रक्शन किस तरह से चलेगी इस चीज़ को हमने देखना है, और इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, फेच डिकोड साइकिल, कि वो किस तरह पहली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर सेकंड इंस्ट्रक्शन को किस तरह से, फिर थर्ड इंस्ट्रक्शन को, और फिर लास्ट में फोर्थ इंस्ट्रक्शन को वो किस तरह से इसको लेके चलेगा। ये पूरा एक साइकिल होगा। वो साइकिल आज हमने पढ़ना है कि सबसे पहले जो काम होगा वो क्या होता है, फेच करना। ओके, उसके बाद हम देखेंगे वो उसको डी कोड करेगा और लास्ट पे वो उसे करता है जी एग्जीक्यूट, और उसके बाद वो उसको क्या कर देता है, स्टोर। तो वैसे मेन इसमें जो है वो 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट है फेच करना, सेकंड डिकोड करना, थर्ड होता है एग्जीक्यूट प्लस स्टोर। लेकिन कुछ बुक्स के अंदर ये जो है स्टोर, ये 4th स्टेप है। मीन हमारी बुक में 3 स्टेप हैं, फेच डिकोड एग्जीक्यूशन और स्टोर। लेकिन कुछ बुक्स में ये जो है स्टोर ये अलग से आता है, ये 4 स्टेप्स होते हैं। लेकिन क्योंकि हमारी बुक में 3 लिखा है तो हम इसको 3 ही काउंट करेंगे, मतलब इन दोनों को हम इकट्ठा ही पढ़ लेंगे कि एग्जीक्यूट प्लस स्टोर। अब फेच का मतलब क्या होता है, फेच का मतलब जैसे ए में हमने 5 स्टोर कर दिया, गेट किया मैंने कि ए में 5 है, इसी तरह बी में भी 7 है, वो भी हमने फेच किया, गेट किया। उसके बाद हमने अब डी कोड करना है कि हमने इसका करना क्या है, ऐड करना है। ओके, तो ऐड करवाने को हम बोलते हैं कि पहले हम डी कोड करेंगे, पता लगाएंगे क्या करना है और किसने करना है, ए एल यू ने करना है। उसके बाद जब ऐड हम करवाएंगे, बेसिकली वो एग्जीक्यूशन होगी, वो एग्जीक्यूट का पार्ट होगा। उसके बाद हमने उसे क्या करना है, स्टोर करना है। तो ये हमने स्टोर कर दिया, और स्टोर करने के बाद हम क्या करेंगे, स्क्रीन पे दिखा देंगे। तो ये एक पूरा हमारे पास क्या है, एक साइकिल होता है। तो सबसे पहले देखें, स्टार्ट में उसने लिखा हुआ है कि हम जो पढ़ रहे हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कि कंप्यूटर का इंटरनल कैसे होता है। तो हमें बेसिक जो है आर्किटेक्चर को पता होना चाहिए कि सीपीयू काम कैसे करता है, सीपीयू इंटरैक्ट कैसे करता है। यहाँ पे इनएक्ट लिखा हुआ है, लेकिन बेसिकली यहाँ पे आएगा इंटरैक्ट, इंस्ट्रक्शन के साथ, और हमारा जो प्रोग्राम है उसको कैसे एग्जीक्यूट करता है। ये जो फर्स्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है ये हमें पता है इसके बारे में, कि जब भी हम कोई इंस्ट्रक्शन चलाते हैं, बेसिकली हम उससे पहले क्या करते हैं, मेन मेमोरी में लोड करते हैं। ये हमें पता है कब कब पढ़ चुके हैं। इवन के हमारे पास कोई इनपुट आई है, फिर भी हम उसे क्या करते हैं, पहले मेन मेमोरी में लोड करते हैं। लेकिन जब एक दफ़ा मेन मेमोरी के अंदर वो चीज़ लोड हो गई, उसके बाद हम उसे पहले लेके जाते हैं पीसी के अंदर। ये हम पढ़ चुके हैं लास्ट टाइम, जब रजिस्टर में लेके जाते हैं तो पहले पीसी में लेके जाते हैं, फिर हम सीपीयू को कमांड देते हैं कि ये लो, अब आपने जो प्रोसेसिंग करनी है प्रोसेसिंग कर लो। ओके, तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये जस्ट इसके बारे में एक इंट्रोडक्शन है। आपने अगर ये लिखना है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, शॉर्ट में ज़रूरत नहीं है, लॉन्ग क्वेश्चन में आते तो आप इसकी हेडिंग बना लें इंट्रोडक्शन, और यह पूरा पैराग्राफ को लिखना पड़ेगा। लेकिन जो इसका फर्स्ट स्टेप है वो ये है, फेच इंस्ट्रक्शन। कि इसमें बेसिकली होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जो फेच है हमारे पास, इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली हमने पीसी से वैल्यू कहाँ पे लेके जानी है, आई आर के अंदर लेके जानी है। ओके, पीसी से हमने वैल्यू लेके जानी है आई आर। अगर आप याद करें, जब स्टार्ट में मैंने आपको पढ़ाया था, रजिस्टर स्टार्ट किया था, तो हमने यही पढ़ा था। बट पीसी से पहली वैल्यू कहाँ जाती है, एम ए आर के अंदर, फिर उसका डाटा कहाँ पे जाता है, एम बी आर के अंदर, फिर वैल्यू कहाँ पे जाती है, आई आर के अंदर। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फेच। ये हमने पढ़ा हुआ है पहले, लेकिन अब उसका नाम है, उसका नाम क्या है जी, फेच करना। ठीक है, तो देखें क्या बुक पे यही लिखा हुआ है। तो द सीपीयू रीड्स द वैल्यू ऑफ पीसी, जो सीपीयू है वो पीसी की वैल्यू को रीड करेगा। पीसी मतलब प्रोग्राम काउंटर। एंड द इंस्ट्रक्शन पॉइंटेड
टू बाय पीसी इनटू द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, और वो वैल्यू कहाँ पे जाएगी, आई आर के अंदर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर। कैसे जाएगी ये देखें, स्टेप्स उसने बताए हैं। तो कॉपी द कंटेंट ऑफ पीसी इनटू एम ए आर, जो भी कंटेंट है, एड्रेस वगैरह पड़ा है पीसी के अंदर, वो एम ए आर के अंदर स्टोर कर लेगा, ओके, ताकि वो मेमोरी रीड कर सके। फिर उसका डाटा जो है वो हम कहाँ पे स्टोर कर देंगे, एम बी आर के अंदर, ताकि वो आई आर में मूव कर सके। और जब वो मूव कर जाएगा तो हमने ये भी पढ़ा था कि पीसी की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इट मीन्स आपको ये तो याद ही करना पड़ेगा, जब भी आपसे क्वेश्चन आता है कि फेच करना चाहते हो तो उसको आपको पूरा लिखना पड़ेगा। उसके बाद डी कोड, डी कोड का मतलब ये होता है कि अब क्योंकि वैल्यू आई आर के अंदर आ गई है, अब हमें पता लगाना है कि अब हमने करना क्या है, प्लस करना है, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, क्या करना है वो अब हमने पता लगाना है। तो किसने करना है वो भी पता लगाना है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डी कोड करना। ये करता कौन है, ये कंट्रोल यूनिट काम करता है। तो वंस द फेचिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड, द सीयू डीकोड्स द इंस्ट्रक्शन। सीयू इंस्ट्रक्शन को डीकोड करता है, एनालाइज करके कि उसका ऑप कोड क्या है। ऑप कोड मतलब किस तरह की इंस्ट्रक्शन है। इट आल्सो रीड्स द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड, ऑपरेंड की वैल्यू भी रीड करता है। और उसके बाद डी कोडिंग मीन्स एक्टिवेटिंग अप्रोप्रिएट सर्किट टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। ये इसकी मेन पॉइंट है कि डी कोडिंग का मतलब क्या होता है कि उस सर्किट को ऑन कर दें कि जिसने किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करना है। जैसे प्लस करना था हमने, ए एल यू ने करना है, माइनस ए एल यू ने करना है, जस्ट उसको ऑन करना कि भाई आपने ये चीज़ ऐड करनी है, एक्टिवेट हो जाओ। मतलब वो अभी एग्जीक्यूशन करेगा नहीं, ऐड ही नहीं करेगा, जस्ट उसे बता दिया, अलर्ट कर दिया कि भाई आपने ऐड करना है तो एक्टिव हो जाओ बस। उसके बाद एग्जीक्यूशन क्या होगा कि जब हमने डी कोड कर दिया, फिर इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर के पास चली जाती है कि भाई उसे एग्जीक्यूट करो। जो एक्टिवेट हमने किया था सर्किट, उसे बोलते हैं कि चीज़ हमें ऐड करके दो, माइनस करके दो, ओके। तो वो जो वर्किंग होगी उसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूट करना। तो स्टार्ट से लेके यहाँ तक जहाँ लिखा है ना एक्टिवेटेड सर्किट, ये आप लिखेंगे एग्जीक्यूशन के अंदर। और आगे आप इसकी हेडिंग बना सकते हैं, द रिजल्ट, ये देन लिखने की जरूरत नहीं है। द रिजल्ट्स ऑफ द एग्जीक्यूशन आर रिटर्न बैक टू रजिस्टर्स एंड मेमोरी। ये लिखा हुआ है कि आप रजिस्टर में वैल्यू स्टोर कर सकते हैं या मेमोरी के अंदर। तो इसकी हेडिंग क्या बनेगी, स्टोर की भी हेडिंग बन सकती है और स्टोरेज की भी हेडिंग बन सकती है। कि बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, जो रिजल्ट आपके पास आया है एग्जीक्यूशन होने के बाद, आप उसे स्टोर भी कर सकते हैं, कहाँ पे, रजिस्टर में और मेमोरी में। तो अभी ये एक चीज़ हमने पढ़ी है कि एक इंस्ट्रक्शन को कैसे हम क्या करते हैं, साइकिल से गुजारते हैं। इसी तरह दूसरी इंस्ट्रक्शन को भी इसी तरह करेंगे, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को, फिर फिफ्थ को, इस तरह सो ऑन, सारी इंस्ट्रक्शन को हम इस तरह से ही मूव कराएंगे। ओके, ये था हमारा टॉपिक। इसके बाद हमने पहले एक टॉपिक पढ़ना है, ये ट्रांसलेटर्स का। बाकी जो बीच में मैंने स्किप किया है वो हम जो है लाइव पढ़ेंगे मंडे को। तो ये टॉपिक क्या है जी, हमारे पास ट्रांसलेटर क्या होता है। तो देखें, बेसिकली हमारे पास जब हम काम करते हैं प्रोग्रामिंग में, तो हमारे पास कंप्यूटर की जो लैंग्वेजेस हैं वो दो हैं हमारे पास। एक है हाई लेवल लैंग्वेज, एक है हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज। अगर हम लो लेवल लैंग्वेज की बात करें तो इसमें आती है एक असेंबली लैंग्वेज, और सेकंड जो आती है हमारे पास वो आती है मशीन लैंग्वेज। ओके, अब अगर बात की जाए कि मशीन लैंग्वेज क्या है, नाम से पता चल रहा है कि हमारा कंप्यूटर भी तो एक मशीन ही है। तो कंप्यूटर की जो अपनी ज़बान होती है उसे बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। वो किस फॉर्म में होती है, 1 and 0, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। कंप्यूटर को कुछ भी आपने सिखाना है तो आपको इसी तरह सिखाना पड़ेगा, इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वंस। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, ये बेसिकली सिंबल्स होते हैं डिफरेंट, और इस लैंग्वेज को हम निमोनिक्स भी कहते हैं, MNEMONICS। ओके, स्टार्ट में इसका M आता है, लेकिन M बेसिकली क्या है, साइलेंट होता है यहाँ पे, तो निमोनिक्स इसको बोलते हैं। तो ये वाली लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मुश्किल थी इंसानों के लिए, इसको जो था याद करना बहुत मुश्किल था। तो इसलिए वो स्विच कहाँ पे करके, इस लैंग्वेज में स्विच करके, जिसका नाम क्या है जी, असेंबली लैंग्वेज। अब ये वाली जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी आसान है, बट कंप्यूटर को समझ नहीं आएगी, इसलिए हम इस लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं किसमें, मशीन लैंग्वेज के अंदर। लेकिन किसकी हेल्प से, उस सॉफ्टवेयर की हेल्प से। उसका नाम क्या होता है, असेंबलर के सॉफ्टवेयर होता है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन में चेंज करता है। अब अगर हाई लेवल की बात करें, हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, C++, जावा, कोबोल वगैरह, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं हमारे पास। ये भी अब लैंग्वेज बहुत ही आसान है, ये मतलब ये असेंबली लैंग्वेज से भी आसान होती है। लेकिन वही बात कि ये आप समझ कैसे आएगी मशीन को, तो मशीन को हमने समझाना हो तो हम कंपाइलर यूज़ कर सकते हैं,
या फिर हम क्या यूज कर सकते हैं, इंटरप्रेटर। ओके, इंटरप्रे INTERPRETER, ओके, ये हम यूज़ कर सकते हैं। दोनों ट्रांसलेटर हैं बेसिकली। इनका काम ही क्या है कि हाई लेवल लैंग्वेज को चेंज कर देना किसके अंदर, मशीन लैंग्वेज के अंदर। ओके, सिर्फ इसका यही मेन पर्पज़ है। अब ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम कंप्यूटर को समझा सकें। अगर कंप्यूटर को समझ नहीं आएगी वो, तो फ़ायदा हमारी प्रोग्रामिंग करने का, हम जो काम करवाना चाह रहे हैं सॉफ्टवेयर से, वो हो ही नहीं सकता अगर हमने इसको चेंज ही नहीं किया होगा। ओके, तो उसके बाद ये हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है स्टार्ट में कि कंप्यूटर में जब हमने काम किया था तो मशीन कोड में काम करते थे, और वो बहुत ही ज़्यादा क्या था जी, मुश्किल काम था। तो इसमें जो भी हम काम करते थे वो बाइनरी पैटर्न में करते थे। तो टू राइट अ प्रोग्राम, द प्रोग्रामर हैड टू राइट द इंस्ट्रक्शन इन बाइनरी। उस जो भी बंदा था उसको काम किस में करना पड़ता था, बाइनरी फॉर्म के अंदर। और आपने अगर डेफिनेशन लिखनी है इसकी कि मशीन लैंग्वेज क्या होती है, तो आपने स्टार्ट से लेके यहाँ तक लिख देना, सिर्फ राइट द इंस्ट्रक्शन इन बाइनरी यहाँ तक। उसके बाद है कि इसके डिसएडवांटेज क्या है। इसमें प्रोग्राम जब हम लिखते थे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, और अब प्रोग्राम जब लिखते थे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। यहाँ पे आएगा लॉन्ग टाइम, कि जब हम इसमें प्रोग्राम लिखते थे तो इसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता था। तो इसकी हेडिंग बन जाएगी डिसएडवांटेज की, कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप डिसएडवांटेज की हेडिंग। और पहला डिसएडवांटेज क्या आ जाएगा कि इसका जो टास्क होता है, जो हम प्रोग्राम लिखते हैं, वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, मुश्किल होता है। और छोटा सा प्रोग्राम लिखना हो तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ये डिसएडवांटेज हो गया। उसके बाद बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है इसमें करेक्शन करना, अगर कोई एरर वगैरह होता है तो उस एरर को डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। उसके बाद उस एरर को रिमूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो यहाँ तक इसकी हेडिंग जो थी वो डिसएडवांटेज की थी। यहाँ से दिस वाज अ वेरी कॉम्प्लेक्स, यहाँ से लेके यहाँ तक वाज वेरी डिफिकल्ट, यहाँ तक हेडिंग किसकी थी, डिसएडवांटेज की। उसके बाद डेफिनेशन आ गई कि असेंबलर क्या होता है। अ प्रोग्राम दैट प्रोड्यूस बाइनरी इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अ गिवन असेंबली लैंग्वेज, कि हमने इसको असेंबली लैंग्वेज दी थी, लेकिन हमें आउटपुट क्या आएगी, बाइनरी। तो सॉफ्टवेयर का नाम क्या है जी, असेंबलर। तो ये असेंबलर की हेडिंग बना के आप लिख लेंगे सिर्फ। उसके बाद है कि असेंबली लैंग्वेज होती क्या है। ईच असेंबली इंस्ट्रक्शन मैप्स टू अ सिंगल मशीन इंस्ट्रक्शन, so it is very easy to translate a program written in assembly language to machine code. Writing program in assembly language is very easy, but still tedious work and took a long time. यहाँ तक जो है वो किसकी डेफिनेशन है, असेंबली की, कि ये हम जो है हम इसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ईजी है एज कम्पेयर टू मशीन। लेकिन अभी भी इतनी ज़्यादा जो ईजी नहीं है, मशीन से तो ईजी है, बट जो हाई लेवल लैंग्वेज है उससे ज़्यादा ईजी नहीं है। ओके, ये देखें यहाँ पे लिखा है कि इतनी ज़्यादा ईजी नहीं है, हालांकि अभी भी टाइम लग रहा है। अगर पहले हमें 1 घंटा लग रहा था, तो अब हमें कितना लगता होगा जी, 45 मिनट्स या फिर 40। आसान तो हो गया काम, लेकिन इतना आसान अभी नहीं हुआ। तो अब हम क्या करें, अब हम मूव करेंगे हाई लेवल की तरफ। लेकिन पहले उसने डेफिनेशन बता दी कंपाइलर क्या होता है। तो यहाँ से डेफिनेशन आ रही है कंपाइलर की, द प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन इज कॉल्ड कंपाइलर। Once a program has been translated into machine code, it can be loaded into main memory and executed by the CPU. यहाँ तक डेफिनेशन है कंपाइलर की, कि जब हम इसको चेंज करना चाहें हाई लेवल से मशीन के अंदर, हम कर सकते हैं। एक दफ़ा हमने इसको ट्रांसलेट कर दिया मशीन के अंदर, फिर हम उसको लोड भी कर सकते हैं मेमोरी के अंदर और उसे चला भी सकते हैं। ठीक है, अब इसमें डेफिनेशन आती है कि जब हम प्रोग्राम लिखते हैं हाई लेवल के अंदर, उसको क्या कहते हैं, तो उसका नाम होता है सोर्स कोड। लेकिन जब हम उसे चेंज कर देते हैं मशीन के अंदर, उसे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, शॉर्ट में आती है। यहाँ से इसका आंसर होगा, द हाई लेवल लैंग्वेज वर्जन ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सोर्स कोड। कि जो हाई लेवल में प्रोग्राम हमने लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं, सोर्स कोड। लेकिन जो उसका रिजल्ट होता है जब हम उसे कन्वर्ट करते हैं, तो वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोड होता है। ओके, साथ ही इमेज भी बना देगा, ये देखें, ये सोर्स कोड है, मतलब जो आपने हाई लेवल के अंदर लिखा, कंपाइलर ने उसे किस में चेंज कर दिया, ऑब्जेक्ट कोड में। ठीक है, उसके बाद ये दोबारा उसने वही डेफिनेशन लिखी, अभी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ट्रांसलेटर जो हमारे पास इंटरप्रेटर और कंपाइलर है, इसमें क्या डिफरेंस है। तो यहाँ से आपने याद करना है, वन डिफरेंस बिटवीन अ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर इज दैट अ कंपाइलर कन्वर्ट ईच इंस्ट्रक्शन ओनली वन। कि जो इंटरप्रेटर होता है वो जो इंटरप्रेटर होता है वो स्लो होता है और कंपाइलर फास्ट होता है। क्यों, क्योंकि कंपाइलर जो है वो एक दफ़ा इंस्ट्रक्शन को जो है ना वो रीड कर लेता है, सारी इंस्ट्रक्शन को, उसके बाद वो बार बार रीड नहीं करता। जैसे एक पूरा पेज है, कंपाइलर एक दफ़ा इकट्ठे ही रीड कर लेगा, लेकिन इंटरप्रेटर क्या करेगा, एक एक लाइन को पढ़ेगा। तो जब वो एक एक लाइन को पढ़ेगा वो तो स्लो होगा, लेकिन अगर वही इकट्ठा पढ़ लेता
तो वो क्या होता, फास्ट रहता। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को इकट्ठा पढ़ता है, लेकिन इंटरप्रेटर एक एक लाइन को पढ़ता है। तो यही लिखा हुआ है कि ओनली वंस बट एन इंटरप्रेटर में ट्रांसलेट एन इंस्ट्रक्शन सेवरल टाइम। एक ही इंस्ट्रक्शन को बार बार चला रहा है, लेकिन वो एक दफ़ा ही चलाएगा। क्लियरली इफ क्लियरली इफ एन इंस्ट्रक्शन हैज सम एरर्स, अगर कोई एरर हुआ यहाँ पे इंटरप्रेटर के अंदर, तो इजीली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक एक लाइन अप करें ना तो जल्दी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर वही कंपाइलर में देखें, वो तो इकट्ठे एरर दे देगा, क्योंकि पूरा प्रोग्राम वो कंपाइल कर रहा है ना। तो इसलिए कंपाइलर जो है वैसे तो फास्ट है, लेकिन एरर इकट्ठे देगा, तो उसमें एरर को फाइंड करना मुश्किल होगा। तो ये अब इसने बता दिया कि ये प्रोग्राम स्लो कंपाइल करता है इंटरप्रेटर, लेकिन कंपाइलर का करता है फास्ट करता है। ओके, बस ये हमारा टॉपिक था आज का। तो कोई भी मसला हो तो आप मुझसे ना क्वेश्चन पूछ लेना बाद में।